हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। आप सबका एक बार फिर से ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस प्लेटफॉर्म पर जोरदार स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, आपका स्वागत करता हूं। जो भी विद्यार्थी राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2022 की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने केवल 2 वीडियो में मुझे जो है इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया है, इसलिए आपका जो है बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। ठीक है, तो हमने पहला जो टॉपिक है पढ़ा था डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, विषय के प्रकार पढ़ा था, और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान जगत की संरचना। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, विषय निर्माण की विधियां। विषय निर्माण की विधियां सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट 1 का। ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं आपको बात। विषय निर्माण विधियां यूनिट 1 का जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कम आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 5, करीबन 5 क्वेश्चन जो है इसमें आएगा। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने 2 वीडियो में मुझे इतना प्यार दिया और 2 वीडियो के अंदर आपके अंदर भी एक आत्मविश्वास जगा होगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं अपना अगला जो टॉपिक है विषय निर्माण की विधियां। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले लाइक करें, उसके बाद कमेंट करें और शेयर कर दीजिए सभी ग्रुपों में, सब जगह। जो भी आपके रिलेटिव फ्रेंड्स देख रहे हैं उनको बताइए आप, ठीक है ना, उनको बताइए कि भाई जो है ये जो है उनको बताइए इस चैनल के बारे में कि ये किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। मैं आपकी हर एक जो है सॉल्यूशन को, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जाते ही आप प्ले स्टोर से ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले ये काम कीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप जो डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोड करते ही इस ऐप के अंदर सब कुछ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। इसके अंदर ई नोट्स है, PDF है, ऑनलाइन टेस्ट है, लाइव क्लासेस है, फ्री एक्स्ट्रा कोर्सेज है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आज ये घोषणा करता हूँ कि आपको इस लाइब्रेरी साइंस का जो सेकंड पेपर है, इसके शॉर्ट टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ अगले 2 दिन के अंदर। ये टेस्ट सीरीज भी उसी के ऐप के अंदर ही मिलने वाली है। ठीक है, तो आप जो है जल्द से जल्द पहले इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद जो है ऐप के अंदर जो भी फीचर्स है जो है उसका अलग से वीडियो में डाल रहा हूँ, मैं बता दूंगा कैसे ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं। और मेरे से बातचीत करने के लिए जो है आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आगे दे दूंगा, तो कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर कीजिए। आइए हम बात करते हैं आगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो है हमारा न्यू सिलेबस है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। न्यू सिलेबस का जो है यूनिट 1 है। कौन सा है ये? यूनिट 1। ध्यान दीजिए, यूनिट 1 जो है ये आपका नया सिलेबस है। यूनिट 1 में मैंने पहले ही बताया था। तो यूनिट 1 के अंदर करीबन 6 टॉपिक होते हैं। कितने टॉपिक निकाले मैंने? 6 टॉपिक। पहला टॉपिक है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? ज्ञान जगत कहते हैं। दूसरा टॉपिक है स्ट्रक्चर, जो संरचना है, ये हमने टॉपिक पढ़ लिया था, ठीक है ना, पुराने वीडियो। दूसरा वीडियो मेरा ये स्ट्रक्चर पे था। तीसरा वीडियो था मेरा ये एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है विशेषता, ठीक है ना, ये तीसरा टॉपिक हो गया। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है विषय विधियों का निर्माण। विषय विधियों का निर्माण इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये विषय निर्माण, विषय विधियों का निर्माण। इस टॉपिक में से आपके परीक्षा में करीबन 5 सवाल आएंगे। कितने सवाल आएंगे? 5। ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं इस टॉपिक में से परीक्षा में केवल आपके इस टॉपिक में से 5 सवाल आएंगे। और फिर ये हो गया चौथा टॉपिक। 5वां टॉपिक जो है, एक मिनट, 5वां जो टॉपिक है आपका, देखिए एक मिनट, 5वां जो टॉपिक है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, जो हमने सबसे पहले वीडियो में पढ़ लिया था।
और छठा टॉपिक है आपका ये यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज ए मैपिंग, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप है ना आराम से रोज डेली उठते जब भी आप पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ने बैठो, सबसे पहले इस सिलेबस को जो है एनालिसिस करो, इस सिलेबस का स्टडी करो। रोज आपको बस यही काम करना है अगले 10 दिन में, आज से कि 10 दिन आपको रेगुलर 10 मिनट आपको सिलेबस पर देना है और सिलेबस को अध्ययन करो, सिलेबस का स्टडी करो, सिलेबस में है क्या। तो मैंने ये सिलेबस स्टडी किया तो इस यूनिट के अंदर 6 टॉपिक निकले। ठीक है ना, कौन कौन सा? पहला यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा एट्रीब्यूट्स, चौथा मोड ऑफ फॉर्मेशन, पांचवा डिफरेंट टाइप्स ऑफ और छठा मैपिंग वाला। तो जब आप सिलेबस को पढ़ना, सिलेबस को अगर आप एनालिसिस करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में जो है बहुत ही सिलेबस आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी तक लोगों के अंदर जो है नया सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा घबराहट और इतना कन्फ्यूजन और डाउट था। लेकिन जब मैंने ये 2 वीडियो यूट्यूब पर डाले थे और आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए, बहुत अच्छा जो है आपने प्रशंसा की मेरी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आइए जो है अपना इस यूनिट का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है विषय निर्माण की विधियां, उसकी हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। तो भाई ये यूनिट 1 का जो है पहला जो टॉपिक है आपका, ठीक है ना, पहला टॉपिक है, सॉरी यूनिट 1 का जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं विषय निर्माण की विधियां। आप लोगों से मैं यही कर रहा हूँ कि आप लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है सबसे पहले तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पहले तो जो है लाइक कीजिए और एक बार पहले कमेंट कर लीजिए। ठीक है ना, ताकि जो भी आपके भाई बहन हैं उनके पास भी ये वीडियो चले जाए और उनका भी कुछ जो है लाभ प्राप्त हो जाए, उनको भी अच्छी चीज़ें मिल जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये विषय निर्माण विद्या आपको मैं ऐसे पढ़ाऊँगा कि आपके टिप्स पे याद हो जाएगा आपको सारी चीज़ें। और ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है फर्स्ट यूनिट का, इस टॉपिक में से मैं केवल ये कह रहा हूँ विषय निर्माण विद्या में से, केवल विषय निर्माण विद्या जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक में से आपके लगभग 4 से 5 सवाल आपके परीक्षा में आने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है विषय निर्माण विद्या में टोटल वर्तमान में 12 विधियां प्रचलित हैं। कितने हैं? 12 विधियां। हम 12 विधियों को एक विधि से 12 विधियां, टोटल 12 विधियां पूरी पढ़ने वाली हैं। विधियों की परिभाषा क्या है, परिभाषा कैसे याद करते हैं, कब गई थी, ये सारी चीजें। और इस टॉपिक में से आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे, इस टॉपिक में से मैंने करीबन 60 से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं। कितने बनाए थे? 60 से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं, जहां से बनता है जैसे कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है या फिर कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है या इंपॉर्टेंट कोई पार्ट है या इंपॉर्टेंट कोई डेट है, वो सबको मिला के 60 से 70 मैंने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, जो आपको इसकी PDF जो है इस ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आइए हम शुरुआत करते हैं। तो विषय निर्माण विधियां जो है इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि विषय, पहला सवाल यही बनेगा कि विषय निर्माण विधियों का प्रतिपादन किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया था। पहला सवाल यही बनेगा, ध्यान रखना। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है आपको? स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे बड़ी स्टूडेंट की कमी बताता हूँ मैं आपको। स्टूडेंट की कमी क्या है कि ये जो स्टूडेंट्स है ना कभी सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं। कोई भी किताब लेकर आए हैं उसको ऐसे ही, मारवाड़ी में एक शब्द है आड़ूलट, वो लोग क्या कहते हैं आड़ूलट पढ़ना शुरू कर देते हैं, सिलेबस से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैंने क्या कहा, मुझे नए सिलेबस को एनालिसिस करने में 2 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे? 2 दिन लगे थे, ध्यान रखना। ठीक है, तो 2 दिन लगे थे, तब पता चला कि हाँ एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है ना, क्या पढ़ना। कल भी मेरे पास बहुत सारे फोन आए थे, सर उसमें वो पढ़ना नहीं पढ़ना, सारी चीजें आपको सब कुछ इसके अंदर उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि विषय निर्माण की विधिया का प्रतिपादन किसने किया था? रंगनाथन ने किया था। ध्यान रखना, पहला सवाल ये रहेगा, हु डेवलप्ड, ठीक है ना, हु डेवलप्ड द मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, कि भाई विषय निर्माण विधिया किसने विकसित की, किसने प्रतिपादन किया है। तो पहले सवाल का आंसर है किसने प्रतिपादन किया है? रंगनाथन ने किया था। दोस्तों मैं आपको जो है हर लैंग्वेज में पढ़ा सकता हूं, अगर आप चाहते हो तो इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूं।
ठीक है ना। अगर आप चाहते हो तो हिंदी, मारवाड़ी, सारी जो भाषाओं के मुझे ज्ञान है। और जो आप मेरी जो टीचिंग स्किल को पसंद कर रहे हो, इसके पीछे मैं आपको कारण बता दूं, क्योंकि 10 साल ये लाइब्रेरियन बनने से पहले 2018 से पहले मैं एक जो है जोधपुर की बहुत ही जो है फेमस जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर मैं एज ए स्कूल लेक्चरर काम करता था। लेकिन फिर उसके बाद 16 के बाद मैं जो है कंपटीशन एग्जाम में आ गया और गवर्नमेंट जॉब में जो है आ गया था। तो ये इस टीचिंग स्किल वहाँ से मुझे मिली है और आपके हर दिमाग में जो मेरी टीचिंग स्किल घुस रही है और आप पसंद करें वीडियो को, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए विषय निर्माण विधिया जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था? रंगानाथन ने किया था। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। तो रंगानाथन ने गहन अध्ययन और अनुसंधान के द्वारा 1950 में, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए, 1950 में 4 विषय निर्माण विधियों का प्रतिपादन किया था। तो सवाल आ सकता है कि रंगानाथन महोदय ने सन 1950 में कितनी विधियों का निर्माण किया था? तो ध्यान रखना 4 विधियों का निर्माण किया था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं आपको कहना भूल गया, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले आपके पास रजिस्टर होना चाहिए और एक अच्छा पेन होना चाहिए। रजिस्टर भी जो है आपके क्वालिटी का होना चाहिए, कम से कम क्लासमेट जो आता है, क्लासमेट का जो रजिस्टर आता है वो होना चाहिए और बढ़िया क्वालिटी का जो पेन होना चाहिए। क्योंकि जब आप क्वालिटी वीडियो देख रहे हो, आप क्वालिटी टीचर का जो है वीडियो आप देख रहे हो, तो आपके आसपास चीज़ें भी जो है क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि जब मैं आपको क्वालिटी वीडियो, क्वालिटी टीचिंग, क्वालिटी नोट्स, क्वालिटी PDF, ठीक है ना, क्वालिटी टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, तो आपके पास भी जो है अच्छा एक क्लासमेट का रजिस्टर और बढ़िया एक टॉप का पेन होना चाहिए। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप साथ साथ नोट्स बनाइए आप, क्योंकि जब आप खुद नोट्स बनाओगे, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपने मुझे इतना प्यार दिया सिर्फ 2 वीडियो में, इसलिए मेरा एक अब जो है मेरे अंदर एक जो है विश्वास जगह है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सेलेक्ट हो, ठीक है ना। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप नोट्स, पहले आपके पास रजिस्टर होना चाहिए, उसके बाद जो चीज़ मैं लिखा रहा हूँ, क्योंकि आप जो है आप सिर्फ एक जगह पर मात खाओगे, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं ना इस YouTube चैनल पर या पढ़ाने वाले कोई भी लोग ये नहीं बताता है कि इस टॉपिक में से कैसा सवाल बनेगा, कितने सवाल बनेगा, कोई नहीं पढ़ाने वाला। मैं मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मेरी प्रशंसा तो आप कर रहे हैं, मुझे तो कोई करनी है नहीं, मैं तो सेटल्ड हूँ ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है जॉब में, मुझे तो ऐसा कुछ करना नहीं है। लेकिन क्योंकि आप सब होशियार हो और आप सबके पास एक अच्छा दिमाग है, आप एक अच्छी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको कंपैरिजन करना है तो मेरा जो टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है विषय विधि निर्माण और कोई दूसरा पढ़ा रहा है तो उनसे आप कंपैरिजन करके आप देख लीजिए, जो आपको अच्छा पढ़ाता है उसका वीडियो आप जरूर देखिए, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, तो मैं आपसे एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप वास्तव में लाइब्रेरी में सेलेक्ट होना चाहते हो, एक रजिस्टर और एक पेन अपने पास जो रखिए और अच्छा नोट्स बने आप। कल किसी ने कहा था कि सर टाइम कब कहाँ है? पहले आप जितने ज़्यादा नोट्स लिखोगे, मैं कर रहा हूँ आपको, अगर आपने अपने हाथों से एक बार रजिस्टर में लिख दिया 50% आपको उसी टाइम याद हो जाएगा, 50% वो, 20% आपको याद हो गया वीडियो देखने से, 70 और उसके बाद 30% आपको याद हो जाएगा टेस्ट सीरीज देने से। ये आपके 100% बता रहा हूँ, मैंने भी इसी तरीके से जो है तैयारी की थी, ध्यान रखना। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षा में 5 सवाल आएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आगे देखिए, इस विषय निर्माण का उल्लेख वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोलोगोमिना, इसको पढ़ते हैं प्रोलेगोमिना, ध्यान रखना, ठीक है ना। जो विषय निर्माण विधियां है, पहला क्वेश्चन तो बन गया भाई, रंगानाथन ने 4 विषय निर्माण विधियां जो है कब जो है प्रतिपादित की थी? 1950 में। तो इन विषय निर्माण विधियों का उल्लेख प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, ये ध्यान रखना, नामक पुस्तक में मिलता है। पहला ये अगला सवाल ये बनेगा कि प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये वेरी फेमस जो पुस्तक है ये डॉक्टर रंगानाथन के द्वारा लिखी गई थी। और एक सवाल ये बनेगा कि रंगानाथन ने जो विषय
निर्माण विधियां बनाई हैं उसका उल्लेख कौन सी किताब में मिलता है? तो उसका उल्लेख ध्यान रखना इस किताब में मिलता है। कौन सी किताब में? प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ये सवाल बन गया। इस अभी मैंने आपको सिर्फ 5 मिनट पढ़ाया, 5 मिनट में ये 5 सवाल बन गए आपके, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही बनेगा कि जो है रंगानाथन ने जो विषय निर्माण विधिया का जो प्रतिपादन किया था, तो ये इनका जो उल्लेख है अपनी कौन सी किताब में किया था? क्योंकि रंगानाथन ने 10-12 किताबें लिखी थी, तो ध्यान रखना प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक में मिलता है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इनका उल्लेख इस किताब में मिलता है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता तो चल गया भाई रंगानाथन की जो है अच्छी किताब या फेमस किताब कौन सी है? प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो ये जो किताब है सबसे ये केवीएस के अंदर आया था, मुझे याद है 2013, सॉरी हाँ याद है मुझे, केवीएस के अंदर 2013 में यह सवाल आया था कि रंगानाथन के द्वारा लिखित प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किताब कब प्रकाशित हुई थी? तो ध्यान रखना सबसे पहला एडिशन कब आया था? 1937 के अंदर आया था, ठीक है ना। अगर आपको विश्वास नहीं है तो केवीएस का 2013 का पेपर जो आप देख लेना, उसके अंदर ये सवाल है कि प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक जो रंगानाथन के द्वारा लिखी गई थी ये कब प्रकाशित हुई थी? ध्यान रखना ये 1937 में प्रकाशित हुई थी। इसका जो सेकेंड एडिशन कब आया था? 1957 में आया था, और थर्ड एडिशन कब आया था? 1967 में आया था, ठीक है ना भाई। और इस किताब के बारे में और हम जब सीसी में पढ़ेंगे या हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर और चीज़ें आपको खुलकर बताएंगे कि भाई जो है उपसूत्र है, जो भी पक्ष अनुक्रम है, अवधारणा है, सहायक अनुक्रम है, उनका भी वर्णन इसी किताब में हुआ था। कौन से एडिशन में किसका वर्णन हुआ है वो वर्गीकरण में आपको बिल्कुल जो है खुले रूप से बताएंगे। तो इस आपको ये ध्यान रखना, ये सवाल बन सकता है प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक रंगानाथन के द्वारा कब जो है लिखी गई थी, ठीक है। देखिए भाई ये जो है 4 विधियां मैंने अभी बताया था, पिछले में देखा था, अभी जो बताया था मैंने अभी कहा था, ये देखो यहाँ पर ये 4 विधियां, ये वाला है, सॉरी ये। तो रंगानाथन ने जो है 1950 में कितनी विधियों का निर्माण प्रतिपादन किया था? 4 विधियों का। 4 विधियां कौन सी है ये बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये 4 विधियां जो है रंगानाथन ने 1950 में ये 4 विधियों का प्रतिपादन किया था। 4 कौन सी विधियां? पहला है लूज असेंबल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं शिथिल समुच्चय और संग्रहण। ध्यान रखना लूज असेंबल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? शिथिल समुच्चय और संग्रहण। और आपको बता दो लूज असेंबल भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ध्यान में, ये भी कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। आगे इसका वर्णन हम जरूर पढ़ेंगे। दूसरी विधि है लेमिनेशन। लेमिनेशन का मतलब क्या होता है? पहलीकरण, सॉरी पहलीकरण कहते हैं इसको, सॉरी पटलीकरण, इसको पटली कर देना हो, ठीक है। दूसरी विधि है लेमिनेशन, पटलीकरण। ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। इसका भी हम बिल्कुल जो विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं। तीसरी जो है डिजेक्शन, डिजेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? विच्छेदन। और चौथी है आपको डेन्यूशन, डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अनाच्छादन। तो पहला सवाल भाइयों ये बनेगा कि रंगानाथन ने 1950 में रंगानाथन ने 1950 में कितनी विधियों का निर्माण किया? तो उत्तर आएगा आपके 4 विधियों का निर्माण किया। एक तो ऐसा सवाल बनेगा, ठीक है। एक अगर वो घुमाकर सवाल, क्योंकि आपको पता है ना इसमें टोटल 12 विधियां, कितनी विधियां? 12 विधियों का हम एक एक विधि का अध्ययन करेंगे। अगर एग्जामिनर, अगर मुझे पेपर बनाने का मौका मिलता है तो मैं सवाल क्या बनाऊंगा? ध्यान है कि रंगानाथन के द्वारा 1950 में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रतिपादन नहीं किया गया? तो मैं क्या करूंगा? 3 तो ये दे दूंगा और चौथी कोई दूसरी दे दूंगा मैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, चारों विधियां आपको याद होना चाहिए कि कौन 1950 में रंगानाथन के द्वारा कौन सी विधि का निर्माण नहीं किया गया। तो ये 4 किया ना, 3 तो ये दे देंगे और चौथी को दूसरा दे देंगे वहां पर। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, चारों को याद करने का तरीका बताऊं मैं आपको। कुछ नहीं करना है, लूज, L फॉर लूज, L फॉर लेमिनेशन। तो आप L स्कोर कर दो,
एल स्कोर का मतलब होता है 2 बार एल आता है, ठीक है। और डी फॉर डिजेक्शन और डी फॉर डेन्यूडेशन, तो डी स्कोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना 1950 में जो 4 विधियाँ आई है उसमें फॉर्मूला ये है एल स्कोर और डी स्कोर, मतलब दो तो जो है विधियाँ हैं वो एल नाम से है, लूज असेंबल, और दूसरा नाम है लेमिनेशन। और 2 विधियाँ जिसको यहाँ पहला अक्षर है डी स्कोर, मतलब 2 डी आएंगे, डिजेक्शन और डेन्यूडेशन। समझ आ गया आपको, कोई तकलीफ नहीं है। जैसे मान लो कि एक सवाल आ गया, ठीक है, कि रंगनाथन के द्वारा 1950 में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का जो है प्रतिपादन नहीं किया गया। ऑप्शन ए लूज असेंबल, ठीक है, ऑप्शन बी लेमिनेशन, ठीक है, एंड ऑप्शन सी आपके डिजेक्शन, ठीक है, और ऑप्शन डी दे दिया आपका फ्यूजन। क्या दे दिया भाई? फ्यूजन। ऐसा क्वेश्चन आ गया, सवाल बनेगा कि निम्नलिखित में से 1950 में रंगनाथन के द्वारा कौन सी विषय निर्माण विधि का प्रतिपादन नहीं किया गया। तो मैं आपके दिमाग में आएगा, सर ने बताया था 1950 में एक सूत्र बताया था एल स्कोर और डी स्कोर। तो एल स्कोर में लूज असेंबल हो गया, लेमिनेशन हो गया, डी स्कोर में डिजेक्शन हो गया, तो दूसरे डी पे तो कोई नाम ही नहीं है ना, तो इसका मतलब इसका निर्माण नहीं किया, ध्यान रखना। याद हो गया आपको? कोई तकलीफ है तो बता देना मुझे, और आपको इस पूरे टॉपिक की पीडीएफ आपको मैं जल्द उपलब्ध करा दूंगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते अपन। तो 4 विधियों का निर्माण हुआ था। अब देखिए 1950 में 4 विधियों का निर्माण हुआ, फिर उन्होंने रंगनाथन ने 10 साल बाद मतलब 1960 में उन्होंने 2 अन्य विधियों का प्रतिपादन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सवाल आ सकता है कि भाई 1960 में कौन सी 2 विधियों का निर्माण किया गया। तो ध्यान रखना, एक तो है आसवन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन, और दूसरा है विलेन या विलीकरण, और विलीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्यूजन। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो वर्ड है ये विधियों के नाम है उसको अंग्रेजी में पहले याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे लूज, जैसे इस विधि देखिए आप, जैसे ये जो है विधि है, सॉरी, क्योंकि जैसे लूज असेंबल है, इसको हिंदी में शिथिल समुच्चय भी कहते हैं और इसको संग्रहण भी कहते हैं, ठीक है ना। और जैसे एक और विधि है लेमिनेशन, लेमिनेशन को ध्यान रखना, कई जगह स्तरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तरण भी, और कई जगह किताबों में पटलीकरण भी है। तो जब आपको क्यों परीक्षा में आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदी में तो 3-4 वर्ड होते हैं, अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग जो है इसका जो अर्थ होता है, लेकिन इंग्लिश में उसका अर्थ एक ही रहेगा। तो आप कोशिश कीजिए उस वर्ड को इंग्लिश में याद करने की। तो 1950 में 4 विधियों का निर्माण हुआ, ठीक है, सवाल बन गए, पहले मैं बता दिया। अब 10 साल बाद रंगनाथन ने 1960 में 2 और विधियों का निर्माण किया। एक तो है डिस्टिलेशन आसवन विधि का, और दूसरा विलियन का मतलब होता है फ्यूजन विधि का। सवाल आएगा कि 1960 में कौन सी विधि का निर्माण हुआ था, कि आसवन और विलियन। यूँ भी आ सकता है कि भाई आसवन नामक विषय निर्माण विधि का निर्माण कब किया गया रंगनाथन के द्वारा, तो इसका आंसर क्या होगा? 1960 में। फ्यूजन का कब निर्माण किया गया? 1960 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, समझ आ गया? मैंने आपको पहले ही कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, और मैंने इस टॉपिक में से करीबन 60 से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखोगे ना, आपको सब पता चल जाएगा कैसा है क्या है, ध्यान दीजिएगा। आइए मेरे दोस्तों, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपके सिलेबस के अंदर जो भी सिलेबस है उसके अंदर आपके 12 प्रकार की विधियां है। सिलेबस के अंदर क्या कह रहा है कि वर्तमान में निम्नलिखित 12 विधियों से विषय का निर्माण होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में जो है निम्नलिखित में से कितने विधियों से विषय का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए 10, 11, 12, 13। तो वर्तमान में ध्यान रखना 12 विधियां प्रचलित है जिससे नए विषय का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, पहली विधि कौन सी है? फिजिन, इसको हम क्या कहते हैं? विखंडन भी कहते हैं। दूसरी है डिजेक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? विच्छेदन।
तीसरी है डेन्यूजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, अनाच्छादन। चौथी है लेमिनेशन 1, मैंने बताया था लेमिनेशन 2 प्रकार के होते हैं, 1 हो गया, लेमिनेशन 2 हो गया, लूज असेंबल हो गया आपके, छठी हो गया, इसका भी ये जो 3 प्रकार हो गया, लूज वर्सन 1 हो गया, लूज असेंबल सेकंड हो गया, लूज असेंबल थर्ड हो गया, ये 3 प्रकार के होते हैं। फिर 9th जो विधि है आपकी फ्यूजन विलियन हो गई। 10वीं विधि है डिस्टिलेशन आसवन हो गया। एग्लोमेरेशन हो गया आपकी 11वीं विधि। और 12वीं विधि आपकी कौन सी होगी, क्लस्टर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, समूहन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, समूहन कहते हैं। तो अब हम जो है बिल्कुल एक एक 12 विधियां जो है, एक एक विधि को हम पढ़ने जा रहे हैं। कितनी विधियां, एक एक विधियों को हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए आगे आप। अब एक्चुअली जो विधियां है ना, ये जो है सब्जेक्ट से जुड़े हुए होते हैं। तो आपको ध्यान रखना, कई बार सवाल पूछ सकते हैं कि जो लेमिनेशन जो विधि है, ध्यान रखना लेमिनेशन जो विधि, इसके विस्तार से पढ़ेंगे तो सॉरी, लेमिनेशन जो विधि है सवाल आ सकता है कौन से विषय से संबंध रखती है। सॉरी, 1 मिनट में पानी पी लेता हूं। तो ध्यान रखना, सवाल आएगा भाई लेमिनेशन विधि 2 प्रकार की होती है, लेकिन लेमिनेशन विधि किस विषय से संबंध रखती है। तो ध्यान रखना, लेमिनेशन विधि ध्यान रखना किससे संबंध रखती है, कंपाउंड सब्जेक्ट से। कंपाउंड का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसको यौगिक या फिर इसको क्या कहते हैं, संयुक्त। इसको क्या कहते हैं, यौगिक भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, संयुक्त भी कहते हैं। ठीक है ना, यौगिक या संयुक्त, यौगिक या संयुक्त विषय कहते हैं। तो ध्यान रखना, लेमिनेशन जो विधि है किस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है भाई, ये कंपाउंड सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। जबकि लूज असेंबल जो है, ये जो 3 प्रकार के होती हैं, ये किस विषय से जुड़ी है भाई आपके, ये कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल या मिश्रित। हिंदी में क्या कहते हैं, जटिल या मिश्रित जो विषय से जुड़ी हुई है। समझ में आ गया आपको। और बाकी जो भी है, ये जो भी विधियां हैं ऊपर वाले नीचे वाली, ये सब किससे जुड़ी हुई है, बेसिक सब्जेक्ट से। बेसिक सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, देखो बेसिक सब्जेक्ट को हिंदी में मौलिक विषय भी कहते हैं, मूलभूत विषय भी कहते हैं, मूल विषय भी कहते हैं, साधारण विषय भी कहते हैं। समझ आ गया ना आपको। लेकिन मैं आपको फिर से सलाह दे रहा हूँ, इसको अंग्रेजी में याद कर लेना। और मैंने पहला टॉपिक यही था, विषय के प्रकार। और जैसे ये वीडियो यूट्यूब पे हुआ और आपने मुझे 2 दिन से जो है कमेंट ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़े, तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना। तो मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ, विषय 3 प्रकार के होते हैं। पहला विषय कौन सा होता है, बेसिक सब्जेक्ट होता है। दूसरा विषय कौन सा होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट होता है। और तीसरा विषय कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है। तो ध्यान रखना आपको। अब इसको याद करने का तरीका बताऊँ मैं। देखो, इसको याद करने का तरीका, पहला है बेसिक सब्जेक्ट, दूसरा है कंपाउंड सब्जेक्ट और तीसरा है आपके कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ठीक है ना। अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि लेमिनेशन और लूज असेंबल किससे संबंधित है। तो ध्यान दीजिए, लेमिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के हैं। तो इसका लेमिनेशन 2 प्रकार के होता है, इसका मतलब इसका संबंध दूसरी विषय प्रकार से संबंधित है। तो दूसरा विषय कौन सा है, कंपाउंड सब्जेक्ट। ये रहा, ध्यान रखना। समझ आ गया भाई लेमिनेशन के कितने प्रकार के होते हैं, कि 2 प्रकार के होते हैं। ये तो आपको याद रहेगा। तो इसका मतलब दूसरे विषय का प्रकार कौन सा है, कौन सा दूसरा विषय है भाई, कंपाउंड सेंटेंस है, सॉरी कंपाउंड सब्जेक्ट है। तो कंपाउंड सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होगा। अब बताएं मुझे, लूज असेंबल कितने प्रकार का होता है, कि सर 3 प्रकार का होता है। तो इसका संबंध किससे है, तीसरे विषय से संबंधित है। अगर इसके 3 प्रकार है तो इसका संबंध तीसरे विषय से हो। तीसरा विषय कौन सा है, कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म हो गया, समझ आ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, अगर पूछ ले सर लेमिनेशन किस विषय से संबंध रखता है और लूज असेंबल किस विषय से संबंध रखता है, तो आपको पता है कि भाई लेमिनेशन के 2 प्रकार के होता है। तो दूसरा विषय कौन सा है, कंपाउंड सब्जेक्ट। तो 2 प्रकार के होते हैं, इसका मतलब दूसरे सब्जेक्ट से संबंध रखेगा। और लूज असेंबल कितने प्रकार का है, कि 3 प्रकार का है। तो ये संबंध जो है तीसरे विषय से रहेगा। तो तीसरा विषय कौन सा हो गया, आपके कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है। तो आइए मेरे दोस्तों, आगे हम जो है 12 विधियों को बिल्कुल अलग अलग तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। एक एक विधि का हम बिल्कुल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल, परिभाषा। मैं आपको परिभाषा टिप्स पे याद करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना।
और जो भी मेरे विद्यार्थी, जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन जो है कोर्स करना चाहते हैं तो ऑफलाइन कोर्स जो है मैं जोधपुर में पढ़ाता हूँ। कहाँ पढ़ाता हूँ? जोधपुर में। तो ऑफलाइन कोर्स पढ़ने के लिए जोधपुर में जो अभी वर्तमान में क्लासेस ले रहा हूँ, जोधपुर में एक जगह है जिसका नाम है महामंदिर। तो महामंदिर में वहाँ पर मैं ये पढ़ा रहा हूँ। और मेरे से जो भी इस वीडियो देर मेरे से व्हाट्सएप पर बात करने के लिए कोई भी कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप ये इसको लिख लीजिए, सॉरी 86-195-77-803, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। कभी भी आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब जो है इस टॉपिक को एंजॉय, आनंद से पढ़ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, ज़्यादा वादा क्या करूँ मैं आपको, लेकिन मैं मेरा पूरा प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको पढ़ाने की, कि आपके जो इसमें से 5 क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको मेरे इस वीडियो को सिर्फ आपको ऑनलाइन स्कूल ऐप में 2 से 3 बार देखना है, आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। सिर्फ ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप में आपको सबसे पहले मेरे वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद ये पूरी PDF आपको जो है ऐप के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद उसके सबसे ऊपर वीडियो, उसके बाद PDF है। PDF के नीचे जो इस टॉपिक के करीबन 60 से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, कितने, वो आप उसको सॉल्व कर लो। उससे बाहर एक भी सवाल जो है बाहर नहीं जाएगा, वो कि वो सवाल मिल जाएगा। क्योंकि मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 2-3 घंटे मैं खुद पढ़ता हूँ, उसके बाद शाम को मैं ऑफलाइन जो है क्लासेस में पढ़ाता हूँ, वहाँ ये नोट्स लिखाता हूँ, ये सारी चीज़ें, ये ध्यान रखना बताता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं ऑफलाइन में क्लासेस में लिखाता हूँ। फिर वहाँ से जो है वो कॉपी जो जाती है स्टूडियो में, फिर वो टाइप करते हैं, फिर PPT बनती है। फिर शाम को मैं रात को 9-10 बजे जब भी टाइम मिलता है तो ये रिकॉर्ड करता हूँ और आपको यहाँ डालता हूँ। क्योंकि आपने पहले 2 वीडियो को इतना पॉपुलर कर दिया है जो है, इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना है। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं सेटल्ड हो गया हूँ तो आप भी लोग जो है गवर्नमेंट में जल्द सेटल्ड हो जाए, ठीक है। ध्यान दीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका समझ लो आप, इसका जो है अगर ये समझ में आ गया ना आपको, तो समझ लेना एक सवाल इसमें से ही अगले 5 मिनट में या 4 मिनट में एक सवाल इस टॉपिक में से आपके परीक्षा में आने वाला है। क्यों, कैसे? पहली जो विधि है, सॉरी ये नंबर गलत लग गया था, सॉरी, ये 1 नंबर कर देना आप, ठीक है ना। पहली विधि है जिसका नाम है फिजिन या फिशिन भी कहते हैं। पहली विधि हम पढ़ रहे हैं, टोटल 12 विधि पढ़ेंगे, ध्यान रखना। पहली विधि पढ़ रहे हैं फिजिन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? विखंडन। क्या कहते हैं भाई? इसको विखंडन कहते हैं। विखंडन का मतलब क्या होता है? पहले तो आप देखो, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आपको अंग्रेजी वर्ड भी याद होना चाहिए और हिंदी वर्ड भी याद होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब अपन परिभाषा को पढ़ते हैं ना, सुनिए, तो परिभाषा को जो पढ़ने से जो है उत्तर आराम से मिल जाता है। जैसे एक तो इंग्लिश में वर्ड है फिशिंग, अजीब सा लगता है, लेकिन हिंदी में कई बार सोल्व हो जाता है। तो हिंदी में इसका वर्ड होता है विखंडन। विखंडन का मतलब होता है जो है बांटना या जो है विभाजित करना या विभक्त करना, ठीक है ना। विखंडन का मतलब होता है बांटना, विभाजित करना, ये हो गया, ठीक है। तो इसका हिंदी वर्ड होता है विखंडन। इसकी परिभाषा क्या है कि इस तरह के इस तरह के विषय निर्माण पद्धति में किसी विषय को अलग अलग भागों में बांटना। हम क्या करेंगे? विषय को अलग अलग भागों में बांट देंगे, या विखंडित करने से नए विषय का निर्माण होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इस परिभाषा को याद करने का तरीका बता दूं मैं आपको। ये क्या कह रहा है कि ऐसे कौन सी, सवाल कैसे आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विषय निर्माण विधि है जिसके अंदर हम किसी विषय को अलग अलग भागों में बांटते हैं। ध्यान रखना कि कौन सी ऐसी विधि है जिसमें विषय को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं या फिर उनको अलग अलग जो है विखंडित करते हैं जिससे नए विषय का निर्माण होता है। वो कौन सी विधि कहलाती है? फिजिन। परिभाषा याद हो गई आपको। जब किसी सिंपल सी परिभाषा है कि वह विधि जिसमें हम विषय को अलग अलग भागों में बांटते हैं या विखंडित करते हैं, और विखंडित या भागों में बांटने से जो नए विषय का निर्माण होता है उसको हम फिजिन या विखंडन कहते हैं। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? विखंडन का मतलब होता है विषय को अलग अलग भागों में बांटना, विषय को अलग अलग भागों में विभक्त करना या विभाजित करना।
ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि इस विखंडन को बाद में जो इसको दो भागों में बांट दिया गया, उसका भी मैं बिल्कुल विस्तार रूप से बताऊंगा सारी चीजें। इसको विखंडन को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग, पहले तो ये अलग अलग थे, लेकिन बाद में जो है मैं वो सन में जो आगे आएगा उस सन के अंदर जो है इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक वर्ष है एग्जैक्टली मैं अगले वीडियो में बता दूंगा मैं आपको। तो फिजिन के दो भाग थे और सवाल आ सकता है फिजिन को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। तो पहला भाग कौन सा है आपका? डिजेक्शन। डिजेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? विच्छेदन। क्या कहते हैं भाई? विच्छेदन कहते हैं। ये दोनों भाग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। पहले तो आप ध्यान दीजिए डिजेक्शन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? विच्छेदन कहते हैं। और दूसरा है डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन को क्या कहते हैं? अन्नछेदन। तो मैं आपको बता दूं डिजेक्शन और डेन्यूडेशन इस विधि का निर्माण कब हुआ था, बता सकते हो? इसका निर्माण हुआ था 1950। ये डी आ गया ना, ठीक है ना। 1950 में 4 विधियां हुई थी, एल स्कोर और डी स्कोर। एल का मतलब, पहले एल का मतलब लेमिनेशन, दूसरे एल का मतलब लूज असेंबल, डी स्कोर का मतलब, पहले डी का मतलब होता है डिजेक्शन और दूसरे का मतलब डेन्यूडेशन। इन दोनों विधियों का निर्माण जो है हमने शुरुआत में पढ़ा था 1950 में हुआ था। तो डिजेक्शन और डेन्यूडेशन में आप किस तरीके से अंतर निकालोगे आप? तो डिजेक्शन का हिंदी में मतलब होता है विच्छेदन, ठीक है। अब इसकी ध्यान रखना, परिभाषा किसको समझना, इसको देखो कि इस विधि में किसी मुख्य वर्ग या एकल को समकक्ष श्रेणी में, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लेना, कि जिस पद्धति में किसी मुख्य वर्ग का मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं मेन क्लास, ठीक है, और एकल को अंग्रेजी में कहते हैं आइसोलेट। क्या कहते हैं भाई? आइसोलेट, ठीक है ना। आइसोलेट का मतलब होता है हिंदी में एकल, एकल का मतलब होता है आइडिया, ठीक है ना। आइडिया का मतलब होता है विचार, ठीक है। लोग कहते हैं आइसोलेट की, आइसोलेट समझाऊं मैं आपको कि आइसोलेट की परिभाषा है कि जो एन आइडिया विच कैन गो विथ ए बेसिक सब्जेक्ट, एक ऐसा विचार जो हमेशा बेसिक सब्जेक्ट के साथ रहता है। बेसिक सब्जेक्ट का मतलब मूलभूत विषय के साथ रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोलेट, ठीक है ना। तो आइसोलेट, एकल क्या होता है? हमेशा एक जो है एकल या आइसोलेट क्या होता है कि एक मूलभूत जो विषय होता है, मूलभूत विषय के साथ जो एक विचार होता है वो हमेशा क्या कहलाता है? आइसोलेट। जैसे एक एग्जांपल दूं आपको, मैंने उस समय दिया था कंपाउंड सब्जेक्ट में। जैसे मान लो कि एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी हो गया सब्जेक्ट। ये साइकोलॉजी क्या हो गया? बेसिक सब्जेक्ट हो गया। उसके साथ मैंने जोड़ दिया है चाइल्ड, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका बेसिक सब्जेक्ट, और चाइल्ड क्या कहलाएगा? आपका आइसोलेट कहलाएगा। तो अब साइकोलॉजी प्लस चाइल्ड, तो ये दो ही मिलकर क्या बन गया? चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान। क्या बन गया भाई? बाल मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजी तो हो गया बेसिक सब्जेक्ट, और ये चाइल्ड आपका क्या हो गया? आइसोलेट हो गया। समझ आ गया भाई? तो ध्यान है आपको, बेसिक सब्जेक्ट प्लस आइसोलेट मिलकर बनते हैं तो कौन से विषय का निर्माण होता है? कंपाउंड सब्जेक्ट का, कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, देखिए डिजेक्शन जो है इस पद्धति में डिजेक्शन की परिभाषा याद करना कि इस पद्धति में किसी मुख्य वर्ग या एकल को समकक्ष श्रेणी में विभक्त किया जाता है। कौन से श्रेणी में विभक्त किया जाता है भाई? समकक्ष श्रेणी में विभक्त किया जाता है। ध्यान रखना, ये आपको जब भी परीक्षा में परिभाषा आई, और मैं आपको बता देता हूं अच्छे तरीके से, इसको डिजेक्शन को इसलिए इंपॉर्टेंट करना है कि ये आपके केवीएस का 2018 का पेपर हुआ था ऑफलाइन। ध्यान रखना, ये मैंने दिया था, सुन लीजिए आप इधर, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। अगर मेरी बातों का विश्वास नहीं है, अगर आपके पास केवीएस का 2018 का ऑफलाइन पेपर हुआ था, ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना, वो दो केवीएस के 2018 वाले में ये डिजेक्शन की परिभाषा पूछी गई थी। वहां पर उस परिभाषा सवाल क्या था कि निम्नलिखित में से किस पद्धति में किसी मुख्य वर्ग या एकल को समकक्ष श्रेणी में विभक्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए था डिजेक्शन, ऑप्शन बी था डेन्यूडेशन, ऑप्शन सी था फ्यूजन और ऑप्शन डी था क्लस्टर। 4 विधियों का निर्माण था। ये सवाल मेरे से गलत हो गया था उस समय। मैं क्योंकि डिजेक्शन और डेन्यूडेशन में इतना कंफ्यूज हो गया तो मुझे पता नहीं चला, मैं डिजेक्शन की जगह वहां पर क्या हो गया? डेन्यूडेशन करके आ गया। जब मैंने वापस देखा
तो पता चला कि यार इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अब आपको कैसे अंतर याद रखना, जब भी सवाल पे कहते भाई किसी मुख्य वर्ग या एकल को समकक्ष श्रेणी में बांटा जाता है, समकक्ष श्रेणी ये वर्ड आपके दिमाग में बिठा दो। किसी मुख्य वर्ग या श्रेणी को समकक्ष श्रेणी, समकक्ष श्रेणी आते ही समझ लेना आप डिजेक्शन उत्तर होगा। तो ये 2018 में ऑफलाइन जो एग्जाम हुआ था केवीएस का, उस समय शायद 80-90 पोस्ट थी ऑल ओवर इंडिया, जिसके अंदर मैंने भी एग्जाम दिया था। मैंने रिटर्न निकाला और 2019 10 फरवरी को दिल्ली में मैंने इंटरव्यू भी दिया था केवीएस का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये 2018 वाली वैकेंसी थी, ये सवाल आया था, आप पेपर उठा के देख लेना, भले मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अगर आपको मेरे को विश्वास नहीं है तो। उस समय मैं ये करके आ गया। फिर मैंने घर आकर देखा, अरे यार मैंने कहा ये कैसे हो गया। फिर मैंने किताबें पढ़ी तो मुझे लगा कि यार डिजेक्शन और डेन्यूडेशन में अंतर क्या होता है। तो जब भी परीक्षा में पूछ ले भाई किसी मुख्य वर्ग या एकल को समकक्ष श्रेणी में बांटा जाता, सिर्फ आपको एक वर्ड याद रखना कि समकक्ष श्रेणी मतलब होता है एक जैसे श्रेणी में। जैसे कोई विषय है और विषय के अंदर अंदर विषय है, कि अभी एग्जाम्पल करेंगे आपको। समकक्ष श्रेणी आते ही आपको दिमाग में रखना कौन सा उत्तर होगा, डिजेक्शन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे बायोलॉजी है, कौन सा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी को बॉटनी और जूलॉजी में, समझ आ गया। बायोलॉजी को किस में बांटा, बॉटनी और जूलॉजी। तो बायोलॉजी साइंस का वर्ड है, तो बायोलॉजी के अंदर बॉटनी और जूलॉजी जो मतलब समकक्ष आ रहे हैं, मतलब जो भी विषय है उससे समकक्ष ही है। समकक्ष मतलब तो एक जैसे है, सेम है, ठीक है ना। तो बायोलॉजी को बॉटनी और जूलॉजी में बांट रहे हैं। फिर फिलोसॉफी को हम किस में बांटते हैं, लॉजिक में, मेटाफिजिक्स में और इथिक्स में। इथिक्स का मतलब क्या होता है, नीति शास्त्र। इथिक्स का मतलब क्या होता है, नीति शास्त्र कहते हैं। तो फिलोसॉफी को लॉजिक में, मेटाफिजिक्स में और इथिक्स में बांटते हैं। तो देखो भाई परिभाषा को समझो कि किसी मुख्य वर्ग का मतलब यहाँ पर मुख्य विषय भी मान सकते हैं आप। किसी पद्धति में किसी मुख्य वर्ग या एकल को समकक्ष श्रेणी में बांटा जाता है। आपके दिमाग में सिर्फ समकक्ष ही आना चाहिए। तो समकक्ष श्रेणी आपने तो परिभाषा में देख लिया, सीधा आप तो आंख मीच के डिजेक्शन कर देना। आपको ध्यान समझ आ गया। समकक्ष श्रेणी वर्ड आपके दिमाग में बैठना चाहिए। समकक्ष श्रेणी ये वर्ड आपने आगे परिभाषा में देख लिया, क्योंकि 2018 में आया है, पेपर में ध्यान रख लेना, आप देख लेना, भले आप इसके अंदर दिया होगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। समकक्ष श्रेणी आते ही, क्योंकि इन दोनों में अंतर जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इन दोनों में से एक परिभाषा पूछी जा सकती है, क्योंकि 2018 में आया था केवी में। तो समकक्ष कहते हैं किसी विषय को समकक्ष श्रेणी में बांटा जाता है, तो सीधा आप आंख मीच कर ध्यान रखना, डिजेक्शन भर देना। ध्यान रखना, परीक्षा में बैठे बैठे वहाँ भले आंख मीच के भर देना, आंख मीच, ठीक है ना, लेकिन आंखें दोनों मीचना, ठीक है ना, आंखें दोनों मीचना। अगर एक आंख मीच ली तो लोग गलत समझ लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे आइए। अगला जो है डेन्यूडेशन। तो डेन्यूडेशन की दूसरा जो है ये विधि है, ये फिजिन का दूसरा भाग है डेन्यूडेशन। इसकी परिभाषा क्या है, ध्यान दीजिए कि इसमें किसी मुख्य वर्ग या एकल को परत दर परत विभक्त किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जब परिभाषा में आ जाए किसी मुख्य वर्ग को समकक्ष श्रेणी में बांटा जाता है तो डिजेक्शन। जब किसी मुख्य वर्ग को परत दर परत, ये परत हर नहीं है, परत दर कर देना, ठीक है। जब किसी वर्ग को परत दर परत विभक्त किया जाता है या फिर इसमें विषय का विस्तार कम हो जाता है और गहनता अधिक हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कंफ्यूजन खत्म कर दे आप, इस कंफ्यूजन को यही खत्म करना आज, बिल्कुल पूरा। दोनों है डिजेक्शन और डेन्यूडेशन। जब पूछ ले भाई किसी मुख्य वर्ग को समकक्ष श्रेणी में बांटा जाता है, तो समकक्ष श्रेणी आते ही आप क्या भरोगे, डिजेक्शन भरोगे। जब कहते हैं मुख्य वर्ग को परत दर परत विभक्त किया जाता है तो आप क्या करोगे, डेन्यूडेशन। और समझना है तो इसमें क्या होता है, विषय का विस्तार। विषय का विस्तार जो होता है ना, जो जो आगे बढ़ता है, जैसे हम उसको विभाजन करेंगे तो विषय का विस्तार तो कम हो जाता है लेकिन गहनता अधिक रहती है। इस लाइन को भी याद रखना है। सवाल आएगा किस विधि में विषय का विस्तार कम हो जाता है और गहनता अधिक हो जाती है, तो यह डेन्यूडेशन होगा। और समकक्ष श्रेणी होते ही आपको डिजेक्शन पढ़ना है।
आधी रात को भी नींद में आपको पूछ ले भाई समकक्ष श्रेणी में, समकक्ष श्रेणी कौन सी विधि में आता है या कौन सी विधि की परिभाषा है, तो सीधा मुंह से निकलना चाहिए डिजेक्शन। और वहां कहते भाई किस विषय का विस्तार कम हो जाता है और गहनता अधिक हो जाती है, तो डेन्यूडेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए आपको इतना गहराई से पढ़ा रहा हूं कि भाई इसमें से 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके। कितने क्वेश्चंस आने वाले? 5। और परिभाषा पूछेंगे लोग इसलिए आपको भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित करने की जरूरत नहीं, बहुत इजी टॉपिक है ये, लेकिन एक्सप्लेन करने का एक तरीका होना चाहिए, ठीक है ना। समझ आ गया आपको, ये चीज है। तो परिभाषा को देखो, एग्जाम्पल से नहीं, परिभाषा से एग्जाम्पल समझ में आ गया। समकक्ष श्रेणी मतलब एक जैसे विषय का विभाजन होगा। अब ये क्या कह रहा है कि परतर विभक्त होता है, ठीक है, और विस्तार कम हो जाता है और गहनता अधिक हो जाती है। उदाहरण देखिए, सबसे पहले क्या बना? विश्व को किसमें बांटा है? एशिया को किसने बांटा है? भारत को किसमें जो है बांटा है? राजस्थान में, ठीक है, राज्यों में बांट दिया। राज्यों को किसमें बांट दिया? जिलों में। और जिलों को किसमें बांट दिया भाई? तहसीलों में। समझ आ गया भाई? क्या परिभाषा कह रहा है कि मुख्य वर्ग को परत दर परत, ये रहा देखो, परत दर परत विभक्त कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या करें? विषय का विस्तार कम हो जाता है, जो हम नीचे जाते हैं विस्तार कम हो रहा है और गहनता अधिक हो रही है। तो विश्व को एशिया में, एशिया को भारत में बांटा, भारत में किसमें बांट दिया? राज्य राजस्थान में, राज्य को जिले में जोधपुर में, और जोधपुर में किसमें बांटा है भाई? पीपाट शहर। ये पीपाट शहर क्यों लिखा है? क्योंकि जोधपुर के अंदर, जोधपुर से 65 किलोमीटर दूर पीपाट सिटी छोटा सा एक शहर है, ठीक है ना। ये जो पीपाट सिटी जो है ये मेरी जन्मभूमि है। क्या है भाई? ये मेरी जन्मभूमि है, यहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। और जोधपुर जो शहर है ये मेरी कर्म भूमि है। क्या है भाई? कर्म भूमि है। यहाँ पर मैं अभी वर्तमान में स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो है नियुक्त हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में जो है अभी लाइब्रेरियन लगा हूँ। तो पीपाट सिटी जो है ये मेरी जन्मभूमि है और जोधपुर मेरी क्या है? कर्म भूमि। इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं मैं आपको। समझ आ गया आपको? तो क्लियर हो गया आपको? इसमें कोई समस्या है तो बता देना मुझे। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको बता देता हूँ मैं, 86 195 77 803, ये है मेरे व्हाट्सएप नंबर, ठीक है ना। मैं आपको ना तो मैं किसी टीचर की क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ, ना मैं आलोचना करना चाहता हूँ। जो मैंने टॉपिक पढ़े आपका विषय निर्माण विद्या, ठीक है ना। ये इस विषय निर्माण विद्या और भी यूट्यूब चैनल पे और भी जो पढ़ाते हैं उनके द्वारा जो पढ़ाया गया टॉपिक और मेरे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक में आप कंपैरिजन कीजिए, तुलना कीजिए। जो आपका, जिस टीचर से आपको अच्छा लगता है उस टीचर से पढ़िए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं महान हूँ, मेरे कहने से महान नहीं होगा, आपके कहने से वो टीचर महान होता है, ठीक है। लेकिन मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 5 साल तक इस लाइब्रेरी साइंस को जिया है, मैंने पिया है इस लाइब्रेरी साइंस को। करीब मैंने KVS, NVS, नेट, जोधपुर एम्स, बहुत सारे एग्जाम मैंने दिए हैं। समझ आ गया ना। इसलिए ज़्यादा एग्जाम देने की वजह से, और आपको पता है 10 साल मैंने एज ए इंग्लिश लेक्चरर काम किया अलग अलग प्राइवेट स्कूल में, तो वहाँ से एक टीचिंग स्किल ऑलरेडी मेरे अंदर डेवलप हो चुकी है। इसलिए ये समझाने का अच्छा रहता है। और 2 घंटे मैं खुद पढ़ता हूँ यहाँ पढ़ाने से पहले, ठीक है। तो ये पहले आपकी जो है क्या हो गई भाई? विधि कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगला जो वीडियो है आपका क्या है भाई? फ्यूजन। क्या वीडियो है भाई? फ्यूजन। फ्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विलियन। देखो पहले तो आप इसका अंग्रेजी वर्ड पकड़ो, फ्यूजन। फ्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं? विलियन। विलियन का मतलब होता है विलय करना। समझ आ गया ना भाई? विलियन का मतलब होता है किसी चीज में विलय करना। तो सीधा कह रहा सवाल कि जब 2 या 2 से अधिक मुख्य विषय को, मुख्य विषय का मतलब होता है बेसिक सब्जेक्ट, ठीक है ना। जब 2 या 2 से अधिक मुख्य विषय का विलयीकरण एक साथ इस प्रकार हो जाए कि प्रत्येक अपनी पृथकता खो देता है, और इस विधि को क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। वो क्या कह रहे हैं? 2 या 2 से मुख्य विषय, जैसे मुख्य विषय को जब बेसिक सब्जेक्ट प्लस बेसिक सब्जेक्ट मिलकर जो नया सब्जेक्ट बनाएगा, क्या बनाएगा? जो नया, दोनों बेसिक सब्जेक्ट और बेसिक सब्जेक्ट दोनों के साथ जोड़कर जो नया सब्जेक्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा? फ्यूजन कहलाएगा। और मैंने आपको कॉम्प्लेक्स में भी बताया था, कॉम्प्लेक्स जो होता है विषय सब्जेक्ट, उसमें भी बेसिक सब्जेक्ट प्लस बेसिक जो है कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूं, जब 2 या 2 से अधिक मुख्य विषय का विलयीकरण, जब 2 मूलभूत विषय का
विलयीकरण होता है और इससे नया विषय बनता है और प्रत्येक अपनी पृथकता खो देते हैं। जब आपस में जुड़ जाएंगे ना वो दोनों विषय, तो दोनों अपनी अपनी पृथकता खो देंगे। कैसे? क्या बायोलॉजी ये भी बेसिक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री ये भी बेसिक सब्जेक्ट है, तो दोनों जुड़ गए, तो बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, तो दोनों जुड़कर क्या बन गया भाई? ये बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री किसका उदाहरण है? ये फ्यूजन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई? फ्यूजन का। ध्यान रखना, जब बेसिक सब्जेक्ट प्लस बेसिक सब्जेक्ट दोनों मूलभूत विषय जुड़कर जब एक नए विषय का निर्माण करता है, वो किस में आएगा? फ्यूजन में आएगा। ठीक है, दो परिभाषा देखो, दो या दो से अधिक मुख्य विषय का विलयीकरण, ये दो विषय हो गए, विलयीकरण हो गया। प्रत्येक अपनी पृथकता होता है, जब ये आपस में मिल जाएंगे तो बायोकेमिस्ट्री ये अपनी प्राथमिकता या अपनी पृथकता खो देते हैं, क्योंकि नए विषय का निर्माण हो जाता है। जैसे खगोल प्लस भौतिक शास्त्र, ये अलग अलग क्या है? बेसिक सब्जेक्ट, ये भी बेसिक सब्जेक्ट, दोनों से मिलकर क्या बन गया है भाई? खगोल भौतिकी। तो खगोल भौतिकी भी ये फ्यूजन का उदाहरण है। ठीक है, बायोफिजिक्स, बायोलॉजी प्लस फिजिक्स, जियोफिजिक्स, जियोग्राफी प्लस फिजिक्स, एस्ट्रोकेमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, और इकोमेट्रिक्स और इकोनॉमिक्स प्लस मैट्रिक्स। जब दो मूलभूत विषय मिलकर जब एक नए विषय का निर्माण करते हैं, तो वो सब जो विषय है किस में कहलाते हैं? फ्यूजन में। इसका एग्जाम्पल कैसे आएगा पता? वहाँ पर आएगा, वहाँ पर सवाल आएगा कि बायोकेमिस्ट्री निम्नलिखित कौन सी विषय निर्माण विधि का उदाहरण है? बायोकेमिस्ट्री निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उदाहरण है? तो बायोकेमिस्ट्री में आप पता चल जाएगा, बायोकेमिस्ट्री इसका मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री मूलभूत विषयों से मिलकर ये बना है। तो आपके दिमाग में आएगा बेसिक सब्जेक्ट से, दो बेसिक सब्जेक्ट से मिलकर नया विषय का निर्माण हुआ है, तो इसका मतलब दो बेसिक सब्जेक्ट का विलय हुआ। क्या हुआ है? विलय हुआ। तो विलय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्यूजन। और ये आपका ऑप्शन फ्यूजन हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन में दिमाग लगाना है आपको। वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन कराऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। समझ आ गया आपको अच्छी तरीके से? ये दूसरी विधि। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि देखो भाई, मैं तो बिल्कुल जो है बहुत ही गहराई से पढ़ाता हूँ, नहीं तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ। और जो मैंने विषय निर्माण विधि पढ़े हैं, इसकी तुलना आप और कहीं किन्हीं से कर सकते हैं। मैं कोई जो है नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप आराम से जिस टीचर से आपको समझ में आता है उस टीचर से आपको पढ़िए। लेकिन मैं 10 साल मैंने टीचिंग कराई है, बच्चों को पढ़ाया है, तो वहाँ से मुझे टीचिंग स्किल मिली है। और क्या बताऊँ मैं आपको ये सारी चीज़ें कि क्या पता नहीं है कैसे ऑनलाइन का भूत जागा, पता नहीं है। और आप लोगों ने इतना प्रेम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने 2-3 विधियाँ पढ़ ली हैं, 3 विधियाँ पढ़ ली अपने। एक तो फ्यूजन पढ़ लिया है, एक डिजेक्शन पढ़ लिया है, 2 डायनोजेशन पढ़ लिया है, 3 और फ्यूजन पढ़ लिया 4। हमने 4 विधियाँ पढ़ ली है 12 में से। बाकी 8 विधियाँ जो है इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे। दोस्तों, कल से जो है हमारी स्कूलें खुलने वाली हैं, ठीक है, इसलिए मैं कल से स्कूल जाऊंगा। जो इसका अगला जो है पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो बनेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है, इस तरीके से परिभाषा आपको याद करानी है, एग्जाम्पल कराना है, ऑब्जेक्टिव कराना है। तो इस टॉपिक का दूसरा और तीसरा जो भाग है आपको केवल ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप पर ही मिलेगा, क्योंकि कल से मैं बिजी हो जाऊंगा, कल से स्कूलें खुलने वाली हैं। तो अगला दूसरा तीसरा वीडियो देखने के लिए आपको ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके प्रेम देने के लिए आपका जो है थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लव, फॉर काइंड अफेक्शन। ठीक है ना? ठीक है, और जो भी मुझसे बात करना चाहता है, यह मेरे व्हाट्सएप नंबर है 86 195 और 77 803। ठीक है, 86 195। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, गुड नाइट टू एवरीबॉडी। धन्यवाद।